हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। अध्याय 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट होने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें इसको जानना ज़रूरी है। आइए इसको जानते हैं क्या है। जैसे इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में 3 ऐसे पॉइंट है जिनको जानना बेहद ज़रूरी है और इसमें एक ऐसा टेबल भी है जो आगे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई है, इसके पहले आप जानते होंगे कि जब एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है उसको हम लोग असंगत युग्म कहते हैं और असंगत युग्म को इनकंसिस्टेंट। और जब एक रैखिक युग्म समीकरण जो होता है जिसका हल होता है वह रैखिक समीकरणों का संगत युग्म यानी कंसिस्टेंस कहलाता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं। टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक में 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अभी देखिए इस ग्राफीय निरूपण में क्या होता है कि जब कोई बिंदु ए बी सी डी ऐसे लेते हैं, यदि उनके ग्राफीय निरूपण में यदि वहाँ पे बिंदुओं का प्रतिच्छेदन होता है तो इस स्थिति में कहेंगे कि यह समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। और अद्वितीय हल को आप जानते हैं कि इनको शाब्दिक रूप में हम केवल कह सकते हैं कि केवल एक हल है, उसी को अद्वितीय हल भी कहते हैं। यहाँ पे दिया है कि अविरोधी समीकरण युग्म भी होता है। अब इसके लिए जैसे मान लीजिए प्रतिच्छेद कर सकती है, इसके लिए फिगर कैसा होना चाहिए आपको दिखा देते हैं। जैसे प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है कि कोई भी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सके। जैसे यहाँ पे यह फिगर आप देख सकते हैं कि यह देख रहे हैं कि एक रेखा इधर से क्रॉस की है और दूसरी रेखा इधर से क्रॉस की है। यहाँ पे दोनों एक बिंदु यानी 4,2 पे दोनों बिंदुएं प्रतिच्छेद कर रही है, यानी दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। कौन सी बिंदु पे? तो क्यू पे, जो 4,2 है। तो प्रतिच्छेद का मतलब यही होता है कि यहाँ पे दिए गए जो मान है यदि उनको दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काट रही है तो उसको कहेंगे कि आप यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट है कि रेखाएं समांतर हो सकती है। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। और समांतर होने का मतलब कि दो रेखाएं परस्पर समांतर होगी तो उस समय उस पोजीशन में हम कहेंगे कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो उसे असंगत समीकरण युग्म कहते हैं, और जब समीकरण का हल होगा तो उसे हम संगत कहते हैं। यह बात पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब इसके लिए आप जान सकते हैं कि समांतर, तो मैं 3.1 में क्वेश्चन जो सॉल्व कराया था उसमें समांतर से संबंधित एक ग्राफ आपको समझाया गया था। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो रेखाएं एक दूसरे से परस्पर क्या है? समांतर है। इस टाइप के फिगर जब ऐसे हों तो यानी कोई भी रेखा एक दूसरे को न स्पर्श कर रही है न प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका कोई भी वैल्यू इनपुट में नहीं होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि यह असंगत समीकरण युग्म होगा। कब? जब रेखाएं समांतर होंगी तब। यही आपको ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट है कि रेखाएं संपाती हो सकती है। इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब? जब रेखाएं संपाती हो सकती है। तो मैंने एक्सरसाइज 3.1 में आपको एक सवाल बताया था जिसमें एक रेखा पे चारों बिंदु आ जा रहे हैं, यानी ए बी सी डी चारों आ गए हैं, तो वह रेखाएं संपाती हो सकती है। तो जब इस टाइप का होगा यानी संपाती के पोजीशन का, तो हम उसे कहेंगे कि असंगत समीकरण युग्म होगा। अब आइए देखते हैं, एक इसका टेबल है जो इस चैप्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारणी 3.4। या आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको केयर करना पड़ेगा क्योंकि इस पे आधारित बहुत सारे सवाल मिलेंगे और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई न कोई क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, चाहे वह केवल एक हल पे हो, चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल पे हो या कोई हल नहीं हो। तो इसके लिए देखिए टेबल क्या है। जैसे देखिए रेखा युग्म है। रेखा युग्म का मतलब कि कोई भी समीकरण हो उसका युग्म। यहाँ पे x - 2y = 0 है, यहाँ पे 3x + 4y - 20 = 0 है। तो आप जान सकते हैं कि इन तीनों में a1 a2 और क्या
B1 B2 और C1 C2, यही आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे A1 A2 क्या होगा, तो A1 A2 वह होगा जो x का होगा कोफिशिएंट, यानी x का गुणांक वह A1 A2 होगा। यानी पहला समीकरण है कि x - 2y = 0, तो x का गुणांक यहाँ पे 1 है और दूसरे में x का गुणांक यहाँ पे 3 है। तो जब हम A1/A2 निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1/3, बस x का गुणांक लेंगे, दोनों समीकरणों में से बस x का गुणांक लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि A1/A2 = 1/3। फिर जब B1/B2 लेंगे तो चिन्ह के साथ, कोई भी लेंगे हम चिन्ह के साथ लेते हैं। तो यह भी y का गुणांक -2 है, इसमें y का गुणांक 4 है, तो -2/4, तो यह B1/B2 होगा। वैसे ही C1/C2, तो यहाँ पे देखिए C का मान ऑलरेडी 0 है और यहाँ पे C2 का मान क्या है, तो -20 है। अब -20 है तो इसका मतलब कि 0/-20 या C1/C2 का अनुपात हो गया। लेकिन इनमें जो मोस्टली जो कॉन्फिडेंशियल वाला टर्म है उसको कैसे आप याद रखेंगे, इसके लिए यहाँ पे आगे दिया है कि अनुपातों की तुलना, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू जब B1/B2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर नहीं होगा तो उस समय जब ग्राफ बनेगा तो वह जो बनेगा वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी ग्राफ में। यानी एक रेखा यदि ऐसे है तो दूसरी रेखा इसको ऐसे इंटरसेक्ट करके निकल रही होगी। तो यह ध्यान रखिएगा, यही आपको याद करना है, अनुपातों की तुलना, कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो उस समय जो ग्राफीय निरूपण होगा उसमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। और इसका बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा, तो केवल एक हल, यानी एक हल का मतलब होता है कि अद्वितीय, यानी उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। वैसे ही अब दूसरे पॉइंट में है कि 2x + 3y - 9 = 0। फिर दूसरा समीकरण है इसका कि 4x + 6y - 18 = 0। अब यहाँ पे x का गुणांक यानी A1 2 है, यहाँ पे x का गुणांक यानी A2 4 है। तो A1/A2 का जब मान निकालेंगे तो 2/4 होगा। यहाँ पे B1 3 है y का गुणांक, और यहाँ पे B2 6 है, यानी B1/B2 जब निकालेंगे तो 3/6 होगा। फिर जब C1/C2 निकालेंगे तो C1 का मान -9 और C2 का मान -18, यानी -9/-18। इसको हल करेंगे तो 1/2 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 × 9 9 दूना के 18 होता है। तो यहाँ पे अब देखिए मोस्टली क्या समझने वाली बात है, तो ये अनुपातों की तुलना है, यही आपको केयर करना है कि किस में बराबर होंगे, किस में नॉट इक्वल टू होगा, किस में 2 बराबर होंगे और एक में बराबर नहीं होगा। इतना ही आप केयर करेंगे तो बाकी इस पर आधारित जितने भी सवाल होंगे उसको आप हल कर लेंगे। तो अब यहाँ पे दिया है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब देख सकते हैं कि यह जो A1/A2 B1/B2 C1/C2 जो दिया हुआ है, यानी तीनों का यह मान, तो इसको जब तीनों को हल करेंगे यानी छोटा करेंगे संक्षिप्त रूप में, तो वह A1/A2 का जो मान होगा वह B1/B2 के मान के बराबर होगा। अब आइए चेक कर लेते हैं। 2/4 को छोटा करेंगे तो 2 × 2 2 दूना के 4, यानी 1/2 होगा, इतने को हल करेंगे तो। और 3/6 को भी छोटा करेंगे तो 1/2 ये भी होगा। तो इसका मतलब कि यह दोनों आपस में बराबर है। अब तीसरा मान देखते हैं C1/C2 वाला। तो यहाँ पे 9/18 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 9/18 को छोटा करेंगे तो 1/2 होगा। तो इसका मतलब कि A1/A2 का जो मान आया वही B1/B2 का होगा, वही C1/C2 का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी तीनों मान आपस में बराबर होंगे। जब हम अनुपातों की तुलना करेंगे तो इसको लिखेंगे कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब यहाँ पे ग्राफीय निरूपण में क्या होगा, हमने 3.1 में एक सवाल बताया कि उसमें चारों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित हो रहे थे। इसका मतलब कि वहाँ पे समपाती रेखाएं थी। तो यहाँ पे तीनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं, तो इस प्रकार की जो रेखाएं होगी, कौन सी रेखाएं होगी, तो समपाती रेखाएं होगी। और जब इस टाइप का कंडीशन होगा तो आप बीजगणितीय निरूपण में कैसे दर्शाएंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी आपको अनेक हल मिलते जाएंगे, वो भी परिमित नहीं अपरिमित रूप से। अब यहाँ पे जो तीसरा देखिए रेखायुग्म में कि x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। यहाँ पे x का गुणांक यानी A1 1 है, यहाँ पे x का गुणांक यानी A2 2 है। तो जब A1/A2 निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर B1/B2 जब निकालेंगे तो 2/4 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर C1/C2 निकालेंगे तो 4/12 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इनको देख रहे हैं कि 2 × 2 2 दूना के 4, 1/2 ये भी हो जाएगा छोटा करेंगे तो यह 1/2 1/2, यानी A1/A2 और B1/B2 ये तो दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी यह दो मान। लेकिन यह मान छोटा करेंगे तो 1/3 आएगा। तो यहीं पे लिखा है कि तब नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी A1/A2 = B1/B2 आपस में बराबर है, लेकिन यह C1/C2 के बराबर नहीं है।
तो बस इस समीकरण को ध्यान देंगे, इस अनुपातों को ध्यान देंगे तो ये वाला क्लियर हो जाएगा आपको कि अनुपातों की तुलना आपको कैसे करनी है। अब इसका ग्राफीय निरूपण कैसे होगा? जब दो टर्म बराबर होंगे a1/a2 b1/b2 तो यहाँ पे समांतर रेखाएं होगी और लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। और जब समांतर रेखाएं होगी तो इसका मतलब होता है कि यह कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होता है तो मैं आपको पीछे भी बताया हूँ कि वह असंगत युग्म होता है, और जब हल होता है तो वह संगत युग्म होता है। तो मित्रों, आज के लिए 3.2 स्टार्ट होने से पहले आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आप थोड़ी सी मेहनत करके इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं और इस पे आधारित आपको 3.2 के सवाल बताए जाएंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि यह केवल 3.4 इतना कॉन्सेप्ट जो है आप ध्यान में रखेंगे। इतना जब ध्यान में रखेंगे तो 3.2 का जो भी सवाल होंगे वो बिल्कुल आसान हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले टर्म में।